Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the fundamental rules of drafting. Our subject is drafting, pleading and convincing. We'll cover the meaning, rules and process. So let's start and understand the fundamental rules of drafting. See, drafting important क्यों होती है? हर advocate को, हर lawyer को आनी चाहिए. In fact, this is the need. क्योंकि ड्राफ्टिंग इज लाइक नॉट जस्ट यू आर मेकिंग द पेपर और या फिर आप बस पेपर्स पे लिख रहे हो जो कंटेंट है या फिर एक केस का फैक्ट है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। एक लैंग्वेज होती है। आपका कंटेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। लॉयर की लैंग्वेज भी एक डिफरेंट होती है। जो हमारी लॉ की लैंग्वेज होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा अलग होती है। और जो लैंग्वेज होती है वो एकदम क्लियर, क्रिस्प, प्रिसाइज होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। हम अपनी बात को रख भी सके उन डॉक्यूमेंट्स में और हम ज्यादा स्ट्रेच भी ना करें। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। दैट इज वाई ड्राफ्टिंग एक स्किल है। So drafting is a crucial skill that ensures legal and professional documents are clear, precise, and effective. To understand drafting better, let's start with a simple example. तो अब example समझते हैं हम इसका. Imagine a builder constructing a house if the blueprint is vague. एक builder है जो house construct कर रहा है और अगर blueprint ही बहुत ज्यादा stretch कर रखा है, इतना vague है कि कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है. इतनी extra चीजें हैं उसके अंदर. सो वर्कर्स में मेक एरर्स. तो वर्कर्स क्या कर सकते हैं? गलतियां कर सकते हैं. जहाँ चीजें क्लियर नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, बहुत एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. लीडिंग टू अ वीक स्ट्रक्चर. सिमिलरली पुअर ड्राफ्टिंग इन डॉक्यूमेंट्स कैन लीड टू कंफ्यूजन. तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे पुअर ड्राफ्टिंग की वजह से फैक्ट्स क्लियर नहीं होते थे, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाया करती थी और जो चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए थी, इफेक्टिवली होनी चाहिए थी, या कुछ डिसीजंस जो जल्दी लिए जा सकते थे उनमें डिले हो जाता था, या फिर कुछ स्टोरी जो पहले ही पता चल जानी चाहिए थी वो पता ही नहीं चलती थी. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी बिकॉज ऑफ बैड ड्राफ्टिंग. तो इसलिए ड्राफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. सो इसकी वजह से अगर ड्राफ्टिंग सही ना हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, लाइक अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. अगर कोर्ट में फैक्ट्स अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी एंड लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. So now meaning of drafting. Drafting is the process of preparing written document that clearly express legal, professional और business intention. तो ड्राफ्टिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि वो डॉक्यूमेंट बना क्यों है. फर्स्ट थिंग इज दैट उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें लिखी होंगी एकदम क्रिस्प होंगी, क्लियर होंगी. जो बात हम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी लाइक इवन इफ आई नॉट टॉक अबाउट द कोर्ट. अगर मैं सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की बात करूँ कि कोई बिजनेस मीटिंग है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, तो उसमें भी आप बहुत क्लियरली, बहुत प्रिसाइज वे में कंडीशंस लिखेंगे. इधर उधर बातें घुमा के नहीं लिखेंगे कि आई नो दैट कि आई एम आस्किंग लाइक सो मच बट स्टिल आई हैव टू राइट अबाउट दिस. ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा. यू हैव टू राइट जो आप मांग रहे हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, आप सीधा वो चीज लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं. सो वही ड्राफ्टिंग का ड्राफ्ट मेन मोटो होता है. It ensures that agreement, contracts, and other official papers are enforceable and free from ambiguities. यानी कि confusion से free रहे वो. Now process of drafting. Drafting involves several steps. कई सारे steps होते हैं drafting में. First is understanding the purpose कि why you are drafting that paper. What is the आप अगर कोर्ट के लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं, लाइक आपका कोई केस चल रहा है, तो उसकी ड्राफ्टिंग अलग होती है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. आप बिजनेस के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है. होते ऑलमोस्ट सिमिलर है बट कुछ कुछ चीजों में डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. सो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स गोल कि वो डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया जा रहा है. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में डालने के लिए. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती थी. देन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. अरेंज आइडियाज लॉजिकली. एक तो सिंक्रोनाइज करना, यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आइडियाज को तो लॉजिकली अरेंज करना ही होता है. इनफैक्ट आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कौन सा पॉइंट कब आएगा. ऐसा नहीं होता स्टोरी का एंड हम पहले बता रहे हैं, फैक्ट जब हम डिस्क्लोज कर रहे होते हैं और उसके बाद हम बाकी चीजें बाद में बता रहे हैं. चीजों को तरीके से सीक्वेंस वाइज ही बताना होता है हमें. Then writing the draft. Create a structured and clear document and then reviewing and editing. Ensure accuracy and compliance with law. तो ये तो होता ही है ड्राफ्ट में. एडिटिंग, रिव्यू करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. हम अब नॉर्मली हम कोई क्वेश्चन आंसर आंसर शीट करते हैं, हम इतने टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं, हम वो भी दोबारा से रिव्यू करते हैं, तो फिर ड्राफ्टिंग तो ऑफ कोर्स करनी है. नाउ व्हाट इज अ ड्राफ्ट.
A draft is a preliminary version of a document that undergoes revision before being finalized. It serves as a blueprint for the legal, professional और बिजनेस राइटिंग। तो एक तरीके का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक तरीके से रिवीजन पे अंडरगो जाता है फाइनलाइज होने से पहले। उसे ड्राफ्ट कहते हैं हम, कि जैसे कहते हैं ना कि मैंने इस चीज का ड्राफ्ट रेडी कर दिया है, आप एक बार चेक कर लो, फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। तो वो आगे जाके सबमिट हो जाता है। पहले उसे चेक करते हैं, जब तक उसे चेक करते हैं हमारे हाथ में, हम उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, इट इज अ ड्राफ्ट। ठीक है, द वे वी आर मेकिंग इट इज कॉल्ड, दैट स्किल इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। एंड देन व्हेन वी सबमिट इट फर्दर इट विल बिकम अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट विल बी एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो जर्नल प्रिंसिपल्स, क्या जर्नल प्रिंसिपल्स है ड्राफ्टिंग के? क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सी आई एम नॉट रीडिंग द लाइक द पॉइंट्स हियर, आई एम जस्ट रीडिंग द हेडिंग बिकॉज हेडिंग से सब समझ आ रहा है। प्लीज पॉइंट्स को रीड कर लेना। ठीक है, अब एग्जांपल है जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन henceforth shall be adhered to in accordance with the stipulation set forth herein. Simply write the parties must follow the contract terms। तो अब क्या सिंप्लिसिटी की बात करें, इतनी लंबी लाइन लिखी है आपने यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू लाइक टिल हेयर। So instead of this, you can just simply write the parties must follow the contract term। उससे भी आपकी ड्राफ्टिंग इजी हो सकती है, राइट? पढ़ने वाले को भी आसानी होगी और लिखने वाले को भी आसानी होगी। जो ड्राफ्ट कर रहा है उसको तो आसानी होगी होगी, जो पढ़ रहा है उसको भी इजी रहेगा। Then formation of outline in a satisfactory manner। So structure the document properly। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रक्चर द प्रॉपर, सॉरी, स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। आप डॉक्यूमेंट को बहुत सही तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, सबके फॉर्मेट होते हैं, वैसे हर ड्राफ्ट के भी फॉर्मेट होते हैं, हमें उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो उसे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। एंश्योर लॉजिकल फ्लो फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। तो ऐसे आप जैसे फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया, दूसरे सेक्शन पे जा रहे हो, तो उनके बीच एक लॉजिकल फ्लो आना चाहिए, कि आप एकदम से, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेक्शन में कुछ और स्टोरी थी, सेकंड सेक्शन में कुछ और स्टोरी है, उन दोनों को कनेक्ट होना जरूरी है कि स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। एग्जाम्पल, अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शुड स्टार्ट विद डेफिनेशंस। तो अब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो स्टार्ट होता है डेफिनेशन से, उसके बाद उसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशन फॉलो हो रही है, कुछ टर्म्स आ रही है, देन कंडीशंस आ रही है। तो इस तरीके से वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन रहा है और एक गुड ड्राफ्टिंग कहलाएगी। देन एम्फसाइजेस ऑन अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स। इस बात पे खास ध्यान दिया जाएगा कि फैक्ट्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सीक्वेंस यू हैव टू कीप एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता बाद की स्टोरी आप पहले बता रहे हो अपनी मर्जी से और पहले की बाद में, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। आपको उसे इफेक्टिव रखना है, उसे क्लियर रखना है, तो यू हैव टू टेल द थिंग्स इन सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि इन अ प्रॉपर्टी सेल अग्रीमेंट मेंशन डिटेल्स ऑफ द बायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बायर की डिटेल करेंगे मेंशन, फिर सेलर की, देन प्राइस मेंशन करेंगे, देन प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस पर, उसके बाद फिर फैक्ट मेंशन करेंगे। देन प्रिसिजन, आई थिंक देयर यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है, नंबर 4, इट विल बी नंबर 4, mistake of numbers। Okay, so precision and accuracy। तो document precise होना चाहिए, accurate होना चाहिए, everything should be clear। Example है, instead of writing the delivery shall take place at the earliest possible convenience, specify the delivery shall be completed by March 10th। तो you hear what you are doing, you are precising it। instead of earliest possible convenience, जिसपे हमें कोई डेट नहीं पता, हम बस वेट करते रहेंगे कब कब कब, बट आपको अब डेट पता चल गई तो यू विल बी क्लियर इन योर माइंड। देन यूज ऑफ डिफाइंड टर्म्स, डिफाइंड की terms in the beginning, this avoids multiple interpretations। तो आप ऐसी चीजों को, जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं इस चीज को हम। इन अ लोन अग्रीमेंट डिफाइन बोरोअर एंड लेंडर टू मेक द डॉक्यूमेंट क्लियर। जैसे हम बताते हैं ना पिटिशनर नंबर या फिर रिस्पोंडेंट नंबर, तो ये चीजें पहले ही पता हो चलनी चाहिए हमें। जब मेमो ऑफ पार्टी बनता है तो हम क्लियर कर देते हैं ना कौन क्या क्या है, कौन किसका सन है। जैसे फैमिली का जो लाइक जो केसेस होते हैं उसके हम ड्राफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें हर चीज को पहले क्लियर करना है, एक तरीके से मीनिंग डेफिनेशन जैसे हम देते हैं एक आंसर में, ऐसे हमें ड्राफ्ट में भी पहले ही चीजों को बता देना है कि इसका रोल ये है, ये पर्सन ये है, सो दैट हम आगे जब फैक्ट डिस्कस करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। देन स्टाइल एंड लैंग्वेज, अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी sentences, use an active voice where possible। जैसे कि है, इंस्टेड ऑफ
The agreement was signed by both parties. You can write both parties signed the agreement. तो आप ज्यादातर एक्टिव वॉइस का यूज कर रहे हैं जो सेंटेंस को थोड़ा कम लेंदी बनाता है और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कम रखता है. Then physical characteristics. Maintain uniform formatting. Use uniform formatting का मीनिंग जैसे कि आपकी फॉर्मेटिंग होगी, फॉन्ट जो होगा आपका फॉन्ट साइज होगा, राइटिंग होगी, इट शुड बी सेम इन ऑल द पेजेस, द होल ड्राफ्ट. ओके. प्रॉपर आपके नंबरिंग होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, अलाइनमेंट अच्छे से होनी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए एकदम, कि कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए. A contract should be, जैसे एग्जांपल पढ़ रही हूँ मैं, a contract should have numbered clauses, bolded headings and consistent spacing for readability. So एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्लॉजेस नंबर में होते हैं, हेडिंग बोल्ड में होती है और एक कंसिस्टेंट स्पेसिंग होती है, यानी कि प्रॉपर कंसिस्टेंट मीन सब जगह इक्वल स्पेसिंग हो रही है टाइम टाइम पे प्रॉपरली, जो उसे बहुत इजीली रीड करता है. और हम नीट डॉक्यूमेंट होता है तो हम इजीली पढ़ भी लेते हैं उसको जल्दी जल्दी, जो हमें ज्यादा पॉजेस नहीं लेने पड़ते हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. Then avoidance of jargon and legalese. Use language that is easy to understand. Okay, ऐसी language use करनी है आपको जो easy हो understand करने में. If technical terms are necessary, then explain them. If there is any kind of technical term जो normal person के लिए difficult है समझना है एकदम पढ़ते ही, तो आप उस चीज को explain करेंगे उस document पे. जैसे example है, instead of inter alia, यानी कि among other things, simply write among others. Now, consistency in terminology and formatting. Use the same terms and style throughout. ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ. मेंटेन अ यूनिफॉर्म फॉन्ट, एक ही फॉन्ट रखना है आपको. एंड हेडिंग, स्टाइल एंड नंबरिंग, ये सब चीजें आपको कोशिश करनी है कि सेम रखनी है. एग्जाम्पल है, फॉर कंपनी, सॉरी, एग्जाम्पल में सिर्फ कंपनी है, सो इज यूज द इन द बिगनिंग, सो डू नॉट स्विच टू फर्म. अगर आप एक कंपनी वर्ड यूज कर रहे हो तो अब आप ऐसा नहीं कि फैक्ट बताते बताते या कंडीशंस बताते बताते बीच बीच में एंड में अपनी मर्जी से कभी भी फर्म बोलना शुरू कर दोगे. So you have to be consistent. If you are using a word company, then in the document, in your drafting too, you have to, in the entire document, you have to use company only. Now avoid confusion this and vagueness. So be specific about obligations, rights, and duties. Each clause should have a definite meaning. Example है जैसे, instead of payment will be made soon. You can write payment will be made within 10 working days. तो here you are giving a time. तो थोड़ा सा easy हो जाए सामने वाले के लिए भी चीजों को अपने mind में जज करना या फिर अंडरस्टैंड करना. इंटरप्रेट इजी, मतलब इंटरप्रिटेशन इजी हो जाता है. Now, compliance with legal requirements. Ensure the document follows relevant laws and regulations. क्रॉस चेक होना चाहिए डॉक्यूमेंट. ठीक है. एग्जाम्पल है जैसे कि while drafting an employment contract include clauses on minimum wages and work hours as per labor law. तो ये सारी चीजें relevant laws जो है, इन सब चीजों का आपको फोकस, आपका ध्यान रखना पड़ेगा. ड्राफ्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट disclosing the fact and telling everything whatever, like whatever is going on or happening. You have to make sure that whatever you are drafting, you have to proper, हम जैसे हम केसेस ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें डेट मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं, जो भी प्रूफ्स होते हैं हम उनके लिए मेंशन करते हैं वर्ड्स. तो ऐसे आप जैसे अब इसमें मैंने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं ड्राफ्ट, तो उसके अंदर भी आप लॉज मेंशन करेंगे. इट्स इंपॉर्टेंट. Then conciseness and brevity. Avoid unnecessary words while maintaining clarity. Do not include irrelevant information. कोई भी unnecessary information, unnecessary word मत use करना. Clarity रखना, चीजों को छोटा रखना, short रखना, and like cover everything but keep it short. Okay. Instead of in order to facilitate the execution of the contract, simply write to execute the contract. Proofreading and revision. सो ऑलवेज रिव्यू द ड्राफ्ट बिफोर फाइनलाइजिंग. ये तो हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो दो बार पढ़ते भी हैं उसको, और जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं फिर तो हमारा काम ही है कि बनाते हुए भी वी आर रीडिंग इट, एंड जब वो फाइनलाइज हो जाए, मतलब फाइनलाइज होने से पहले जब वो पूरा रेडी हो जाए, उस टाइम भी हम उसे रीड करेंगे अच्छे से, ताकि उसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है या कोई भी ऐसी चीज है जो सही नहीं है वो सामने आ जाए. एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग द लीज पीरियड इज 12 months and it will be renewed every 6 months.
तो कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, राइट? सो ऐसी एरर्स को अवॉइड करना होगा, ताकि हम रीड करके वो ये हमें उस टाइम रियलाइज नहीं होती, बट जब हम रीचेक करते हैं तो कई बार ऐसी एरर सामने आ जाती है। देन चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड ड्राफ्टिंग, वर्ड्स शुड बी चोजन केयरफुली टू रिफ्लेक्ट इंटेंट, आपका इंटेंट समझ आना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि दैट इज अ थिंग, मतलब आपकी टोन जो है आप नहीं समझा सकते ना, तो इसलिए आपके वर्ड की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को सही तरीके से रख सके, समझा सके और किसी को ऑफेंड भी ना करें। सो अवॉइड वर्ड्स दैट में हैव मल्टीपल मीनिंग, ऐसे वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए जो मल्टीपल मीनिंग हो, जैसे कि इंस्टेड ऑफ शैल यूज मस्ट टू इंडिकेट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि कोई सोचे कि ये तो शायद लाइक जरूरी नहीं है, बट मस्ट से क्या होगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं या कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूं या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करूं या कोई चीज़ रीड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनीथिंग, एनी डाउट, एनीथिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।